चलिए कल हम देखें एक जो निर्देश तल है जिसको कार्तीय तल कहा जाता है, जिसमें दो अक्ष पढ़े हैं, है ना। जो क्षैतिज अक्ष है एक्स एक्स डेश से दर्शाते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसको वाई वाई डेश से दर्शाते हैं। और तल को चार चतुर्थांश में हम बांटने का कल बताए थे, जिसमें प्रथम चतुर्थांश जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और प्रथम चतुर्थांश का प्रयोग हम व्यापक रूप से इसका प्रयोग करते हैं। ग्राफ इत्यादि बनाना है, गणनाएं हैं या कोई आंकड़ा प्रदर्शित करना है, तो इस प्रथम चतुर्थांश का प्रयोग हम बहुत ज्यादा करते हैं, उपयोग करते हैं। चलिए अब हम यहाँ इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर विभिन्न आकृतियां दिया गया है जिसके निर्देशांक पूछा गया है ना। निर्देशांक पूछा गया है कि कितना होगा। जैसे आपको पूछ दिया गया u का निर्देशांक क्या है ना। कल जैसे जिस तरह से हम देखे हैं, तैयारी किए हैं, u का निर्देशांक क्या है, तो हम ये देखते हैं u कहाँ पर है। ठीक है, u कहाँ पर है, तो कहाँ पर है u, ये देखिए ये x अक्ष है, क्षैतिज जो अक्ष है वो x कहलाता है, और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है वो y है। तो सबसे पहले हम निर्देशांक जब किसी बिंदु का बताते हैं तो x अक्ष को पहले लेते हैं। x अक्ष में बिंदु है, u कहाँ पर है ना। u कहाँ पर है, 5 पर है। ये देखिए 5 लिखा हुआ है, ये 5 है। और इधर से देख लीजिए, है ना, ये क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज अक्ष में 5 पर है, और ऊर्ध्वाधर में कहाँ पर है u, ये भी यहाँ भी 5 पर है। अर्थात u के जो निर्देशांक है वो क्या कहलाएगा, 5 5। इस प्रकार से लिखा जाता है। ये देखिए u कहाँ पर है, उसके निर्देशांक क्या है, 5,5। तात्पर्य है पहले वाला जो है x अक्ष का निर्देशांक है, और दूसरे जो लिखे हैं वो y अक्ष का निर्देशांक है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं बिंदु या शीर्ष u का निर्देशांक। इसी प्रकार t का निर्देशांक बता सकते हैं। t जो है x में 2 पर है, ये देखिए 2 पर है t, और y में किस पर है, 5 पर है। तो 2 और 5 होगा, t का निर्देशांक क्या होगा, 2 और 5। इस प्रकार से हम निर्देशांक को बता देते हैं। हेलो, हाँ जी, हेलो, क्या है ना सर? हाँ जी बोलिए। कक्षा छठवीं का है? नहीं, ये छठवीं का नहीं जी, 7वीं से है। हालांकि मिक्स रहता है, लेकिन ये 7वीं का चल रहा है जी, है ना। 7वीं का है आरेख जो है, और ये आगे के क्लास में 10वीं में आपको और मिलेगा, है ना। आगे मतलब इसका उपयोग होता है। चलिए हम आगे बढ़ें। चलिए, है ना, सभी जो है गणित जो है उपयोगी है, सभी आप अध्ययन कर सकते हैं। चलिए अब हम इसमें प्रश्न में चलते हैं। मैं पुनः एक बार बता दूं, ये जो इसको आरेख कहा जाता है, आरेख का पेपर देखे होंगे, है ना। उसमें एक खाना जो दिखता है उसमें छोटे छोटे 10 लाइन और रहते हैं। 10 खाने कहते हैं इसको एक्चुअल में, है ना। एक खाना नहीं कहते, कितने खाने कहते हैं, 10 खाने। 10 खाने, एक खाना जो है 1 मिलीमीटर का रहता है, 1 mm का रहता है। तो 10 खाना, ये देखिए 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस लिखा है, 10 खाने में 1 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 10 mm, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इससे संबंधित देखिए विभिन्न आकृति दिया गया है। एक त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज है, एकदम सीधा है, 90 अंश, है ना, लाइन से पता चल रहा है ना। यहाँ पर मापने की जरूरत नहीं है, एक दिशा में 2 में देखिए x का जो 2 लिखा है ना, संख्या रेखा 2 है, उसके सीध में t भी है और s भी है, मतलब एकदम सीधा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, एक और त्रिभुज दिया गया है, एक है HTU और एक है PQR, और एक चतुर्भुज दिया है। हालांकि यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया है समांतर चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती है। देखिए ABCD एक चतुर्भुज है, और AB के समांतर इसकी भुजा कौन सी है, CD, सम्मुख भुजा, आमने सामने की भुजा वो समांतर होती है, AB का CD और AD का BC। इसी प्रकार एक वृत्त दिया गया है, वृत्त के केंद्र L है, ये वृत्त बनाया गया है। तो इसमें विभिन्न जो बिंदु है प्रश्न किया गया है, उसका उत्तर हम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आकृति दिया गया है, ग्राफ में बताया गया है, और ये जो है प्रथम चतुर्थांश है ना। कितने चतुर्थांश में हम किसी तल को, निर्देश तल को बांटते हैं, जो रहता है उसको 4 चतुर्थांश में बांटा जाता है।
प्रथम चतुर्थांश में x भी धनात्मक और y भी धनात्मक होता है, दोनों का जो वैल्यू है वो धनात्मक होता है। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका निर्देशांक होगा हल पहला, त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक ठीक है। तो P के निर्देशांक यहां पर लिखेंगे, P के निर्देशांक, ये लिखने के बाद एक एक बताना है। P कहां पर है, ये देखिए P दिखाई दे रहा है, P इधर 9 है ना, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है जिसको y अक्ष कहते हैं। x अक्ष जो है आड़ा रहता है जिसको क्षैतिज भी बोलते हैं, है ना। तो P कहां पर है, x को पहले बताएंगे ना। तो P के निर्देशांक x अक्ष पर, यहां लिखेंगे x अक्ष पर, x अक्ष पर कितना है, P कहां, देखिए ना P 7 के सीध में है, 7 के सीध में P है, तो x अक्ष पर 7 है और y अक्ष पर क्या है ना, दोनों अक्ष में बताना है। तो y अक्ष पर ये देखिए P है, P से हम आगे बढ़ाते हैं तो y में कितना लिखा है, 9 लिखा है, y में कितना लिखा है, 9 लिखा है। तो इसको लिखाएंगे, अतः P के निर्देशांक होगा, उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः P के निर्देशांक क्या होंगे, पहले किसको लिखते हैं, x को, 7, 9। ये देखिए इस प्रकार से बताएंगे, पहले x अक्ष पर उस P की स्थिति बताते हैं, उसके बाद y अक्ष पर बताते हैं और निर्देशांक को इस प्रकार से ब्रैकेट में कामा लगाकर लिखते हैं, जिसमें x अक्ष जो है वो पहले लिखते हैं फिर y अक्ष लिखते हैं। इसी प्रकार अन्य का आप निकाल सकते हैं, सीधे सीधे हम लिखते हैं, P के बाद है Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, ठीक है। Q के निर्देशांक में क्या आएगा, देखिए Q कहां पर है, ये Q है, तो x कितना है Q में, है ना, जबकि P और Q एक लाइन में है, एक सीध में है, तो ये भी 7 आएगा, है ना। x का मान पहले देखते हैं, Q जहां पर है तो x अक्ष में देखते हैं कि किसके सीध में है, 7 के सीध में है, तो सीधे सीधे लिख दीजिए 7, x को पहले, फिर कामा, फिर Q जो है y में कौन सी संख्या रेखा पर है, तो वो किस पर है, कौन सी संख्या पर है, 7 के सीध में, यहां भी देखिए 7, तो Q के जो निर्देशांक है वो 7, 7 है। इसी प्रकार R के निर्देशांक, ठीक है, R कहां पर है ये देख लीजिए, R ये लास्ट में दिख रहा है, R है ना, तो X का निर्देशांक पहले बताते हैं, X अक्ष पर जो R है वो कहां पर है, 10 है, ठीक है, 10 पर है, संख्या रेखा में जो संख्या लिखी गई है वो 10 है, 10 के सीध में R है, और Y में कितना है, 5 है, ठीक है, तो 10 और 5, तो ये हो गया त्रिभुज PQR के शीर्षों के, शीर्ष मतलब समझते हैं, केवल इस बिंदु को PQR, ये जो बिंदु है यह शीर्ष कहलाता है, और शीर्षों के निर्देशांक है, P के निर्देशांक 7, 9, Q के निर्देशांक 7, 7 और R के निर्देशांक 10, 5। ध्यान देना है कि पहले x अक्ष का निर्देशांक लिखना है, उसके बाद y अक्ष का लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रैकेट में लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज STV के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके बाद PQR का तो निर्देशांक हम ज्ञात कर चुके हैं, अब समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज STU के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और उसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम निर्देशांक निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न इसी का, S का निर्देशांक, अब सीधे सीधे लिखते हैं, S के निर्देशांक, S के निर्देशांक कितना आएगा आप लोग भी बताइए, है ना, S जो है कहां पर है, तो इसकी मतलब निर्देशांक का मतलब ये होता है कि किसी तल पर, है ना, ये जो तल बनाया है
उस तल पर एस की पोजीशन बताती है, स्थिति बताती है, एस कहां पर है। तो एस कहां पर है, एक्स अक्ष में 2 है, ये देखिए 2 के सीध में एस है, तो पहले लिखेंगे 2 लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लीजिए, कामा, फिर वाई में कहां पर है एस, 8 पर है, 2 8, एस के निर्देशांक 2 8, टी के निर्देशांक कितना आएगा, टी कहां पर है, एक्स अक्ष में 2 में है, क्योंकि एक सीध में है एस और टी, तो 2 में ही आएगा, और वाई में टी जो है कहां पर है, 5 है ना, 2 5 आ गया टी के निर्देशांक, और यू के निर्देशांक, यू के निर्देशांक, यू के जो निर्देशांक है वो है, ये देखिए पहले एक्स अक्ष का 5 और वाई का भी दोनों 5 है, दोनों में 5 5 आ रहा है, तो ये हो गया एस टी और यू के निर्देशांक, इसको शीर्ष कहते हैं, केवल एक बिंदु लेते हैं तो वह शीर्ष कहलाता है, ये शीर्ष के निर्देशांक हो गया। अब यहां पर पूछा गया है भुजा की लंबाई पूछा गया है। देखिए भुजा की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, भुजा में हम 2 शीर्ष को लेते हैं, भुजा में कितने शीर्ष आ जाता है वहां पर, एक साथ 2 शीर्ष है ना, 2 शीर्षों के बीच की दूरी, वो भी मतलब विकर्णवत नहीं है ना, अब त्रिभुज है तो वो तो कहीं से भी हम सभी से वो कनेक्ट रहता ही है, एक सिर से दूसरे से, है ना। चलिए देखते हैं, तो एस टी, भुजा एस टी की लंबाई, भुजा एस टी का माप निकालना है, तो क्या कैसे निकालें बताइए। एस से लेकर टी, देखिए टोटल एस जो है 8 में है, नीचे से हम जाते हैं तो एस कहां पर है, 8 में है, और टी कहां पर है, 5 में है। अब यहां पर हम देखिए जब आड़ी लाइन देख रहे हैं, आड़ा जो सॉरी खड़ी लाइन है ना, खड़ी लाइन जो है, ऊर्ध्वाधर अगर भुजा है, खड़ी भुजा है या ऊर्ध्वाधर भुजा है, तो हम ऊर्ध्वाधर अक्ष से ही निकालेंगे उसका लंबाई, अर्थात वाई अक्ष से मतलब है। ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ है और यहां तक है, 5 से स्टार्ट हुआ है तो कहां तक है, 8 तक है। देखिए टीएस भुजा की लंबाई क्या होगी, वाई अक्ष पर 5 से स्टार्ट हुआ है ये भुजा और कहां खत्म हुआ है, 8 पर, तो क्या होगा इसकी लंबाई, भुजा एस टी की लंबाई। तो बिंदु एस वाई अक्ष पर है ना, बिंदु एस के निर्देशांक, एस के निर्देशांक है ना, इसको चाहे तो आप नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, सीधे सीधे बना सकते हैं। वाई अक्ष पर बिंदु एस के निर्देशांक में किसको घटाएंगे, वाई अक्ष पर है ना, अक्ष जो है समान रहेगा, वाई अक्ष पर टी के निर्देशांक है ना, टी के निर्देशांक, बिंदु टी के निर्देशांक को घटाएंगे। स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक 8 है, लेकिन ये 5 और 8 है ना, इतना अच्छा है, बस 5 से 8 तो कितना हुआ समझ में ही आ जाता है। 5 से हम 8 जाते हैं तो 1 2 3 ऐसे इसी प्रकार काउंट कर सकते हो, 1 2 3 है ना, 3 आ रहा है। तो क्या करते हैं, वाई अक्ष पर जो ज्यादा मान रहता है निर्देशांक में, एस के निर्देशांक में टी के निर्देशांक को घटाते हैं, अर्थात 8 में कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसको सेंटीमीटर में दिया गया है भुजा को, है ना। तो अगर सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर मापेंगे, यहाँ पर कहीं सेंटीमीटर शब्द नहीं लिखा है तो आप इकाई नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। तो देखिए कोई भी इकाई लिखो, एक जैसा लिखना है, मीटर लिखना है तो मीटर लिख सकते हैं। तो कितना आया, भुजा एस टी की जो लंबाई है वो 3 आया, 3 इकाई आया, ठीक है। इसी प्रकार भुजा टी यू है ना, या यू टी कह सकते हैं, भुजा टी यू ही लिख दो क्रम से, टी यू की लंबाई बराबर, अब देखिए टी यू जो है क्षैतिज रेखा है ना, भुजा जो है क्षैतिज बन रहा है, और ये देखिए क्षैतिज अक्ष के साथ ही उसका डिस्टेंस देखना है ना। जब ऊर्ध्वाधर रहता है तो हम ऊर्ध्वाधर अक्ष को देखते हैं,
लेकिन ये क्षैतिज है, टी यू है ना, टी से लेकर कहां तक, यू तक। क्यों इस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि ऊर्ध्वाधर में देखेंगे तो दोनों 5 में है, टी भी 5 में है, यू भी 5 में है। तो हम किस में देखेंगे? क्षैतिज अक्ष में देखते हैं। कहां से कहां तक है? टी जो है 2 में है, यू 5 में है, तो 2 से 5 तक यहीं से गिनोगे तब भी समझ में आता है। 1 2 3, ये भी 3 है ना। भुजा टी यू का जो माप है ये भी 3 है। 2 से कहां तक? 5 तक। तो इसको निकालने की तरीका यह है, जो ज्यादा मान है ना, कौन से अक्ष पर? एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर u के निर्देशांक, ठीक है, u के निर्देशांक में किसके निर्देशांक को घटाना है तभी ये मिलेगा ना। हम ये देखिए 5, 2 से कहां गए? 5 गए, तो 5 में 2 घटाएंगे तब पता चलेगा कि ये कितना है, ठीक है। और x अक्ष पर t के निर्देशांक, ठीक है। तो x अक्ष पर u के जो निर्देशांक है वो 5 है, 5 में 2 घटेगा और t के निर्देशांक 2 है, तो इस प्रकार से ये भी 3 आता है। 3 इकाई, जो भी यहाँ पर मात्रक है, अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो सभी को सेंटीमीटर में लिखेंगे, है ना, और मीटर में जो लिखना है तो मीटर में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई इकाई नहीं दिया गया है, आप जो भी एक जैसा लिखना, जो भी लिखना, ठीक है, या सीधे सीधे 3 इकाई, इसको भी 3 इकाई लिख दीजिए, ठीक है। तो ये 2 भुजा का माप आ गया है, भुजा एस टी और टी यू। अब देखिए भुजा एस यू, ये विकर्ण है, इसका माप निकालना बहुत कठिन काम है, क्योंकि ये देखिए तिर्यक जो है इसकी रास्ता है ना। तो इसको कैसे ज्ञात करें? इसको ज्ञात करने के लिए हमको हाई लेवल में जाना पड़ता है। एक पाइथागोरस प्रमेय है ना। आप 8वीं वाले बच्चे हैं तो एक जगह पाइथागोरस का त्रिक मिला है, संक्षिप्त में दिया है, और आगे की क्लास में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है, 9वीं 10वीं से लेकर आगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो है वो क्या है और किस आकृति पर लागू होता है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है उस समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, दूसरे किसी भी त्रिभुज पर लागू नहीं होता। ये देखिए समकोण मतलब 90 अंश, ये देखिए यहाँ पर ये 90 अंश बन रहा है। क्यों बन रहा है? ये देखिए 2 है, 2 में टी भी है, एस भी है, मतलब एकदम सीधी लाइन है, और सीधी लाइन है, आधार भी देखिए टी और यू एकदम सीधी है, तो यहाँ पर कितने अंश बन रहा है? 90 अंश। तो जो सीधी लाइन रहती है ये लंब कहलाता है ना। एस टी क्या हो गया? लंब हो गया। टी यू क्या हो गया? आधार हो गया। और एस यू ये कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। तो कर्ण का मान निकालने के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। दोनों पक्षों में अगर वर्गमूल करें तो कर्ण बराबर वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। सीधे सीधे मुद्दे में जाते हैं, एस यू का मान निकालते हैं। एस यू, ठीक है, एस यू। तो एस यू का मान निकालने के लिए की लंबाई या यूएस की लंबाई बराबर कर्ण बराबर होगा वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये सूत्र है ना। मैं एक स्टेप बढ़ा दिया हूं, यहां लिखना क्या था पहले? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। दोनों पक्षों में वर्गमूल करने से यहां से वर्गमूल कट जाता है और इसमें वर्गमूल लग जाता है। तो कर्ण बराबर वर्गमूल लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब कितना है? लंब क्या है? एस टी है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं लंब भी 3 है, दोनों 3 है। लंब एस टी है, यहाँ लिख दीजिए चाहे तो आप, है ना। ये लंब लिख दो छोटा सा लंब, और ये हो गया आधार। तो यहाँ क्लियर हो गया। तो वर्गमूल लंब क्या है? 3 का वर्ग, आधार भी 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 9 9 18, वर्गमूल 18, वर्गमूल 18। और वर्गमूल 18 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे? वर्गमूल 2 गुना 9, वर्गमूल 2 गुना 9। आप वर्गमूल 18 भी लिखते हैं तो उत्तर पूरा सही है, ये अतिरिक्त स्टेप है।
वर्गमूल 2 गुना 9 लिख दीजिए, और उसके बाद वर्गमूल 9 का मान होता है 3। 9 कितने का वर्ग है? 3 का वर्ग है। देखिए हम पढ़ रहे हैं 7वीं का गणित, है ना, लेकिन आ गया है 8वीं का वर्गमूल कवर हो रहा है ना, तो सब एक दूसरे से रिलेटिव है। तो यहाँ पर 2 जो है वर्गमूल में रहेगा, यहाँ जोड़ इसको लिखो, देखो 9 को लिखो 3 गुना 3, ये देखो 18 का गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 2, 3 3 9, 9 दूने 18। जो जोड़े में रहता है उसको रूट के बाहर निकालते हैं, और जिसका जोड़ा नहीं है वो रूट के अंदर रहेगा। तो 3 वर्गमूल 2 इकाई, या 3 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में है तो ये हो गया कर्ण। इस प्रकार से त्रिभुज एस टी यू के पहले हम शीर्ष के उसके निर्देशांक देखे, उसके बाद इसकी भुजा का माप देखे। एस टी का माप 3 सेंटीमीटर, टी यू का माप 3 सेंटीमीटर, और एस यू का माप 3 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। समांतर चतुर्भुज का है अगला जो प्रश्न है, ध्यानपूर्वक आप देखेंगे, फिर यहाँ और प्रश्न जो है उसको कवर करना है। चलिए, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और भुजा एबी और डीसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या होगा? एबी और डीसी की जो लंबाई है वो क्या होगा? जो भी होगा दोनों का लंबाई जो है वो बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा बराबर एवं समांतर होती है। ठीक है, तो चलिए निर्देशांक निकालते हैं। सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ए के निर्देशांक, है ना, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में शीर्ष ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या होगा? ए कहां पर है, इसका कहने का मतलब है ए कहां पर है। तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं? एक्स को। क्षैतिज रेखा में ए कहां पर है? 1 पर है। ये देखिए ए जो लिखा है वो 1 पर है, और खड़ी रेखा में, ऊर्ध्वाधर रेखा में ए कहां पर है? यहां पर भी 1 है। तो पहले सबसे पहले क्षैतिज रेखा का मान को लिखते हैं 1, जिसको एक्स अक्ष कहा जाता है। फिर ऊर्ध्वाधर का लिखते हैं, वहां भी 1 है। तो संयोग से ए के जो निर्देशांक है दोनों 1 1 है। ठीक है, चलिए बी के निर्देशांक, है ना, सीधे सीधे लिख देता हूं मैं बी के निर्देशांक। बी को हम सबसे पहले एक्स में देखेंगे, आड़ी लाइन में क्षैतिज रेखा में बी जो है वो कहां पर है? 6 पर है। कहां पर है? 6 पर है, कामा लगा दीजिए। फिर बी वाई में कहां पर है? 1 में ही है अभी भी, देखिए है ना, 1 लिखा है, 1 के सिद्ध में है बी, तो यहां पर 1 आएगा। तो बी के निर्देशांक क्या हुआ? 6 और 1। ठीक है, इसी प्रकार सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक सी एक समय कहां पर है? 8 पर है, और सी जो है वाई में कहां पर है? 4 पर है। 8 4 हो गया। इसी प्रकार है ना, 8 4 8 4। ठीक है, इसी प्रकार डी के निर्देशांक, डी जो है कहां पर है? एक तो एक्स में 3 पर है, और वाई में 4 पर है ना, 3 और 4 पर। ठीक है, तो ये डी के निर्देशांक हो गए। ये शीर्ष के निर्देशांक, केवल बिंदु के जो निर्देशांक है वो शीर्ष के निर्देशांक है। अब हम यहां पर भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे, भुजा एबी की लंबाई, भुजा एबी की लंबाई। तो किसमें किसको घटाएंगे? देखिए भुजा जो है आड़ा में आया है, क्षैतिज, तो क्षैतिज जो अक्ष है उसमें देखेंगे, इसके रेंज देखेंगे कहां से कहां तक है। ये देखिए ए से लेकर बी तक, 1 से लेकर 6 तक है। 1 से लेकर कहां तक है ये भुजा? 6 तक है। अर्थात ज्यादा मान में कम मान को घटाएंगे, मतलब एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष में बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक में किसको घटाएंगे? एक्स अक्ष में ही, है ना, उसी अक्ष में ना, अलग अलग नहीं, जब घटाते हैं तो एक ही अक्ष के लेते हैं। 6 में कितना घटाएंगे? ए कहां पर है? 1 पर है। बी कहां पर है? 6 पर है। तो 6 में 1 घटा देंगे, तो एक्स अक्ष में ए के निर्देशांक, ये हो जाएगा 6 में 1 घटाए तो कितना आ गया? 5। ठीक है, भुजा ए बी की लंबाई यदि सेंटीमीटर में दिया है तो 5 सेंटीमीटर।
ठीक है। इसी प्रकार CD का चाहे तो अब एक बार में इसको खत्म भी कर सकते हैं, है ना, कि उसकी सम्मुख भुजा जो है बराबर होती है। जब समांतर चतुर्भुज लिख दिया है तो जितना AB आएगा उतना ही कितना क्या कौन सा आएगा CD, ठीक है। लेकिन चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। CD की लंबाई, CD की लंबाई देखिए, CD जो है ये भी क्षैतिज जो अक्ष है उसके समांतर है, इसलिए हम देखते हैं कि C कहाँ पर है क्षैतिज अक्ष में, 8 है इसके जो मान है आंकिक मान, और D का है 3 है, तो 8 में 3 घटेगा, अर्थात C के निर्देशांक में, है ना, X अक्ष पर C के निर्देशांक में X अक्ष पर D के निर्देशांक को घटाना है, ठीक है, घटाना है। तो C के कितने पर है, 8 पर है, 8 में कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे, तो कितना जाएगा 5। ये देखिए दोनों का मान 5 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया समांतर चतुर्भुज के उनके शीर्षों के निर्देशांक और भुजाओं की लंबाई। चलिए अब वृत्त दिया है, एक वृत्त का देखते हैं किस प्रकार से इसको बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है वृत्त के केंद्र जो है L है, L के निर्देशांक पूछा गया है सबसे पहले, तो है ना, L के निर्देशांक नंबर 4 है, L के निर्देशांक, L कहाँ पर है उसकी स्थिति बताइए। तो L के निर्देशांक क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले X को बताना पड़ता है, X अक्ष का निर्देशांक पहले लिखा जाता है, उसके बाद Y अक्ष का लिखा जाता है। L जो है X अक्ष में 9 पर है ना, तो कहाँ पर है बता सकते हैं एक यहाँ पर। X अक्ष में L के निर्देशांक 9 होगा और Y अक्ष में L के निर्देशांक कितना होगा 2 होगा। तो पहले X अक्ष फिर कामा लगाओ, फिर Y अक्ष, फिर ब्रैकेट लगाते हैं, इस प्रकार से कोष्टक का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया L के निर्देशांक 9 और 2। और अगला यहाँ प्रश्न पूछा गया है वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास क्या होता है पहले जान लें। व्यास वृत्त के केंद्र से जाने वाली ऐसी रेखा है जो परिधि को दोनों ओर से स्पर्श करती है और वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। व्यास निकालने के आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ऊर्ध्वाधर भी ले सकते हैं, देखिए ये भी टच है यहाँ से यहाँ तक, है ना, एक व्यास ये है, एक व्यास यहाँ पर है ना, तो आप ऊर्ध्वाधर भी माप सकते हो या तो क्षैतिज भी ले सकते हो। चलिए हम ऊर्ध्वाधर ही ले लेते हैं, क्षैतिज तो इसमें ले लिए हैं, ऊर्ध्वाधर ले लेते हैं। तो व्यास वृत्त के व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास बराबर, ठीक है, तो यहां बता सकते हैं वृत्त के y अक्ष के शीर्ष निर्देशांक मतलब ऊपर का निर्देशांक ऋण y अक्ष के शीर्ष हो गया है ना ऊपर, और ये हो गया नीचे का, है ना, या निम्नतम, है ना, निम्नतम बिंदु कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर y अक्ष के शीर्ष मतलब ऊपर वाला ज्यादा वाला जो निर्देशांक है ना, ज्यादा मान है, कहाँ से कहाँ तक गए हैं वृत्त देख लीजिए, है ना। y जो है यहाँ पर गया है मतलब 3 तक गया है, और शुरुआत कहाँ से हुई है 1 से, तो ऊपर वाला जो मान है मतलब 3 में इसको घटाएंगे, नीचे का मतलब नीचे कितना है 1 है, 1 को घटाएंगे, तो व्यास जो है ये तो स्पष्ट रूप से पता चलता है 1 और 2, है ना। इसकी जो लंबाई है व्यास की लंबाई 2 इकाई है ना, या सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 इकाई है। या इधर से भी आप ले सकते हैं, 2 ऑप्शन है, यहाँ से भी ले सकते हैं, 10 में 8 घटा दीजिए,
10 में 8 घटाएंगे तब भी कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो व्यास की जो लंबाई है वो 2 इकाई है। चलिए अगला और प्रश्न यहाँ पर कुछ दिया है, उसको हम देखते हैं। एक साधारण ब्याज याद करने का एक प्रश्न दिया है, जिसमें साधारण ब्याज और समय का एक ग्राफ में निरूपण करना है। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, एक वर्ष में कितना ब्याज बना, फिर 2 वर्षों में कितना बना, 3 वर्षों में कितना बना, 4 वर्षों में कितना बना, वो सभी बिंदु को एक रेखा से उसको प्रदर्शित करना है। तो आप जानते हैं साधारण ब्याज जो है वो प्रति वर्ष जो है वो नियत रहती है, मतलब, और नियत होने के कारण वहां कौन सा संबंध में आ जाएगा, अनुक्रम संबंध में आ जाएगा। इसलिए एक सरल रेखा बनता है। सरल रेखा मतलब समझते हो, सीधी लाइन, वो मुड़ा हुआ नहीं रहेगा। विभिन्न बिंदुओं को हम एक साथ मिलाएं तो कर्व नहीं बनेगा, वक्र नहीं बनेगा, वो सीधी सीधी लाइन बनेगा, कहीं से भी स्टार्ट हो लेकिन सीधी रहेगा, तो वो सरल रेखा कहलाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, साधारण ब्याज ज्ञात करने का जो फार्मूला है ना, वो हमको पता होना चाहिए। साधारण ब्याज ज्ञात करने का क्या सूत्र है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, और समय जो है बदलते जाना है, पहले 1 वर्ष लेंगे, है ना, फिर 1 वर्ष के बाद 2 वर्ष, फिर 3 वर्ष, और उसके सापेक्ष वहां एक शब्द प्रयोग किया है, संगत, मतलब 1 वर्ष के संगत ब्याज कितना बन रहा है, उस सभी ब्याज का हम ग्राफ में मतलब उसका डिटेल बताएंगे। उसके पहले हम गणना कर लें कि कितना कितना उसमें मान आता है। तो देखिए, एक तरफ आप लिखेंगे समय लिखेंगे, ठीक है, एक तरफ क्या लिखेंगे कॉलम में, समय, समय को एक्स से दर्शाते हैं, और दूसरे तरफ लिखेंगे ब्याज, और ब्याज के सूत्र को एक बार जरूर लिख दीजिए ऊपर में, मूलधन, ठीक है, गुणा दर गुणा समय बटा 100, और ब्याज को y से दर्शाते हैं। ठीक है, ब्याज को किससे दर्शाते हैं, y। तात्पर्य है समय को x अक्ष में लेते हैं और ब्याज को y अक्ष में लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, रखते जाइए, समय 1 रखते हैं तब क्या होता है ना, ये मान दिया है, मैं इसको और रिपीट नहीं लिख रहा हूं, मान दिया है। देखिए ब्याज बराबर हो जाएगा, मूलधन दिया है 800, मूलधन कितना दिया है 800, और दर है 10%, मतलब 10। समय 1 वर्ष में, देखिए समय कितना है 1 वर्ष है, समय जो है वर्ष में है ना, और ब्याज तो रुपये में रहता है, तो 1 वर्ष, तो 1 लिख दिए बटा 100। ये रफ में किया जा सकता है, इसको 80 आया है सीधा, ब्याज कितना है 80, तो सीधे सीधे ना जो मान है उसको लिखते जाइए 80, जब 1 है तो कितना आया 80, है ना, 80 रुपये में आ जाएगा, नहीं रुपये को हम मत लिखिए, ऊपर में एक बार लिख सकते हैं, ब्याज जो है रुपयों में है, तो ब्याज बराबर 80 हो गया। अब इसी प्रकार 2 वर्ष कर दिए तब ब्याज क्या होगा, सीधे सीधे हम हल करते हैं, ब्याज बराबर मूलधन तो ज्यों त्यों है, ठीक है, कि चेंज हो जाएगा, है ना, हम सीधा हम जानते हैं जब साधारण ब्याज का जब प्रयोग करते हैं फार्मूला, तो सीधे सीधे है ना क्या करते हैं, समय जितना है उसको वहां लिख देते हैं, तो 800 गुना 10 गुना 2 आ जाएगा, ये फार्मूला है। एक एक वर्ष की निकालने की जरूरत नहीं है, बटा बटा 100, है ना, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 8 2 8 16 है ना, 80 दूने 160, 80 दूने 160, तो यहाँ पर आ गया 160, तो देखिए 2 वर्ष में 160 हो गया। इसी प्रकार बढ़ते जाएगा, आप निकाल के देखते जाइए, 1 साल में ब्याज 80 रुपया, 2 साल में 160 रुपया, है ना, इस प्रकार से वो चेंज होते जाएगा। इसी प्रकार 3 वर्ष में, यानी 8 के पहाड़ा पढ़ो ना, 8 दूने 16, 8 3 24, 240 रुपया, ठीक है। 4 वर्ष में 8 4 32, 320 रुपया, 5 वर्ष में 8 5 40, 400 रुपया, है ना, तो ये वर्ष है और ये ब्याज है, जिसका एक मूलधन और दर दे दिया है। तो ठीक है, इसको ग्राफ में दर्शाना है। देखिए जहां जहां x का मान है, तो x का मान जो है
ये देखिए एक्स ये वर्ष है, 1 साल 2 साल 3 साल ये वर्ष है, तो यहाँ लिखेंगे इधर एक्स अक्ष में, ये वाला एक्स अक्ष है, इसमें क्या लिख देंगे वर्ष, और इस प्रकार से एरो बना देते हैं। ठीक है, वर्ष है, ये क्या है वर्ष है। और ये क्या है, ऊपर में जो ऊर्ध्वाधर दिया है इसको 1 2 3 4 नहीं रखेंगे, ये जो कंडीशन है उसके आधार पर रख रहे हैं। यहाँ पर आप चाहे तो 80 का भी ले सकते हैं, 50 का भी ले सकते हैं, ज्यादा अच्छा है। हमारे पास जैसे इस प्रकार से एक्सटेंशन हम ग्राफ बना दिए हैं, तो 80 का ही ले लेते हैं। 80 का पहाड़ा पड़ते जाइए, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, या 40 का ले लो तो थोड़ा और ऊपर बनेगा, है ना, ये यहीं तक खत्म हो जाता है। हम 40 का लेते हैं, अपने सुविधा अनुसार इसको ले सकते हैं। 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दाम 40। ठीक है, अब देखिए इसको लिया किस प्रकार से जाता है, महत्वपूर्ण चीज जो बता रहा हूं यहाँ पर टॉपिक देखिए, एक मान को एक्स अक्ष में लेना है, एक मान को वाई अक्ष में लेना है। देखिए वर्ष तो हम एक क्लियर है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, इसलिए इसको हम कोई चेंज नहीं किए। अब इधर चेंज करना पड़ा, क्यों, क्योंकि इसके आधार पे चेंज करना पड़ता है जो मान रहता है। 80 है, 160 है, 240 है, तो हम कितना करें, चाहे तो आप 80 का पहाड़ा भी ले सकते हैं सीधे सीधे। हम इस प्रकार से हम व्यवस्था करते हैं ताकि पूरा मान जो है वो कवर हो जाए। जैसे 40 का करने से और आसान इसलिए है, जब ग्राफ में 80 240 320 को बताओगे तो बिंदु जो है फिक्स है, उसी लाइन में आ जाएगा। इसलिए 40 का ले लीजिए तो ये भी अच्छा है ना, या 50 का लेंगे तो 50 100 150 200 जो भी है किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पैमाना जरूर बताइए। पैमाना देखिए, पैमाना क्या है, ये महत्वपूर्ण है ना, पैमाना जो है अति महत्वपूर्ण है। कोई भी हम ग्राफ बनाते हैं तो पैमाना इसका क्या होगा, ध्यान पूर्वक देखेंगे। 10 खाना, ये कितना खाना रहता है, 10 खाना, कौन से अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर 10 खाना बराबर, 10 खाने को क्या माने हैं, 1 साल माने हैं, 1 वर्ष माने हैं। ये देखिए 10 का गैप है ना, 1 साल है, 1 साल 2 साल 3 साल, 10 खाना बराबर 1 वर्ष। एक्स अक्ष में 10 खाना को 1 वर्ष माना गया है, और वाई अक्ष में क्या माना गया है, वाई अक्ष में, ठीक है लिख लीजिए, वाई अक्ष में 10 खाने को क्या माना गया है। देखिए जो 10 खाने को जो माने हैं उसको बता दीजिए। 10 खाने को क्या माने हैं, 40 रुपये, ये रुपये है ना। हाँ, मैं महत्वपूर्ण चीज ये यहाँ पर लिखना जरूरी है, ये जो लिखा गया है यहाँ पर लिखेंगे आप लोग ब्याज रुपये में, किसमें, रुपये में, और इस प्रकार से तीर का निशान बनाएंगे। ये ब्याज है जो रुपये में है, तो 10 खाने को कितने रुपये में बांटा गया है ना, 10 खाने जो है कितने रुपये दर्शाया गया है, 40 रुपये। क्लियर, ये पैमाना होता है। कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो पैमाना बताइए आप कहां से कहां तक कितना कितना माने, ठीक है। तो एक्स अक्ष में, और ज्यादातर जो मूल राशि है जिसका मान निकालना है उसको एक्स में बताते हैं, और दूसरा जो मान निकला हुआ है ना, उस मान को क्या करते हैं, वाई में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब रखते जाइए। देखिए 1 का मान 80 है, 1 कहाँ है, एक्स में ये 1 है, 80 कहाँ है, यहाँ पर 80 है, तो ये बिंदु आ रहा है, ये देखिए ये बिंदु। क्लियर, एक्स अक्ष में 1, एक्स का मान 1, वाई का मान 80, 1 80। क्लियर, अब 2 है ना, वाई एक्स का मान 2 है, तो वाई कितना है, 160। ये देखिए हम कहाँ चले गए, यहां पर आ गए। ठीक है, अब एक्स 3 है, एक्स 3 है, तो वाई कितना है, 240। ये 3 है, तो ये देखिए दोनों के सिद्ध लिया जाता है, ये देखो 240 और ये 3, इस प्रकार से। ठीक है, फिर एक्स का मान 4 है, एक्स का मान 4 है, तो वाई कितना है, 320, वाई 320 है। ठीक है, इसी प्रकार एक्स का मान अगर 5 है तो वाई है 400 है, यहां पर आ रहा है। अब इसको मिलाइए, इस पूरे बिंदु को, अगर ये देखिए एक साथ मिल जा रहा है, ये बिंदु है ना, एक साथ क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती विचरण का उदाहरण है।
और अनुक्रमानुपाती जब होता है तो एक सरल रेखा बनता है, इसी को सरल रेखा कहते हैं। यहाँ पूछा जा सकता है क्या एक सरल रेखा प्राप्त होता है? क्या एक, ये जहां तक जाए, शून्य में जाना जरूरी नहीं है, ठीक है। विभिन्न वर्षों के संगत साधारण ब्याज को ज्ञात किया गया है और आरेख में दर्शाया गया है। सिद्ध कीजिए कि यह एक सरल रेखा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से एक सीधी लाइन अगर बन जाती है तो सरल रेखा कहलाता है। अगर बिंदु यहां वहां इधर उधर रहता तो सरल रेखा नहीं बनता, वो कर्व कहलाता। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण भी यहां से बनाएंगे। एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसका जो तय की गई दूरी जो है, विभिन्न समय में तय की गई कि दूरी को लेना है। एक तरफ दूरी रहेगा और एक तरफ रहेगा चाल। 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 2 घंटा में, देखिए इधर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, यहाँ 60 का जाएगा, तो आप 30-30 का भी बना सकते हैं। 1 घंटा में 60 किलोमीटर, 2 घंटा में डबल करते जाइए, 60 दूने 120 है ना, फिर 3 घंटे में 180, 4 घंटे में 240, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। और पैमाना जब लेंगे तो एक तरफ तो रहेगा आपका 1 घंटा, 10 खाना बराबर 1 घंटा, 10 खाना बराबर 1 घंटा, और इधर लेंगे तो 30 का ले लो तो ज्यादा अच्छा है। 30 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 30, 60, 90, 120, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 खाना बराबर 30 किलोमीटर, 10 खाना बराबर 30 किलोमीटर। ये पैमाना के बगैर अधूरा है, पैमाना लेकर ही आप करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बना लेंगे, ये सरल रेखा कहलाता है ना, सीधी लाइन जो बनता है इसी को सरल रेखा कहते हैं।